इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? सुनने में यह सवाल बहुत आसान लगता है ना, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं आज इस कमरे में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी एक उतना ही बड़ा फैक्ट है जितना बड़ा फैक्ट डीमोनेटाइजेशन है। लेकिन आज से 50 साल के बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा ये वीडियो बनाना इतिहास में दर्ज नहीं होगा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन रहेगा इतिहास में दर्ज। अलेक्जेंडर ने झेलम नदी को पार करके राजा पोरस से युद्ध किया था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, हम सब पढ़ते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर के साथ ही लाखों लोगों ने उसी समय उस नदी को पार किया होगा, लेकिन आज हम उनके नाम भी नहीं जानते। इनफैक्ट अलेक्जेंडर के पहले और अलेक्जेंडर के बाद भी कई लोगों ने उस नदी को पार किया होगा, लेकिन हम उनमें से किसी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इतिहास सबका नहीं होता, इतिहास चुना जाता है। आजकल कई लोग कहते हैं कि जो हो गया वो भूल जाओ, पास्ट पे क्यों फोकस कर रहे हो, फ्यूचर पे फोकस करो, बच्चों को कोडिंग सिखाओ। अरे गौरव भाटिया, बच्चों को इतिहास छोड़ो, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर में ले जाओ। तो क्या इतिहास सच में इतना इरेलेवेंट है? अगर हाँ, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब 1984 में ये क्यों कहते हैं, हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल द पास्ट। और मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले महान इतिहासकार E.H. कार अपनी किताब व्हाट इज हिस्ट्री में ये क्यों लिखते हैं, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। यानी इतिहास कभी खत्म नहीं होता है, वो एक अनएंडिंग कॉन्वर्सेशन है तुम्हारे और तुम्हारे अतीत के बीच। और शायद इसीलिए हर सत्ता, हर सरकार, हर आइडियोलॉजी जब भी पावर में आती है तो सबसे पहले इतिहास की किताबों को चेंज करने की कोशिश की जाती है। और आज जब NCERT की हिस्ट्री बुक्स चेंज हो रही हैं, तो बात सिर्फ सिलेबस की नहीं है, बात है नैरेटिव की। और ये नैरेटिव मेरे देश के लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है, और ये मेरे देश को कहाँ ले जाएगा, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स और वॉर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं भी जब छोटा था, जब स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे भी लगता था कि भाई मैं क्यों ये गड़े मुर्दे उठा रहा हूँ, क्यों मैं इतने सारे डेट्स याद कर रहा हूँ। लेकिन आज जब मैंने आर्कियोलॉजी में अपनी मास्टर्स कर ली है, तो अब मुझे ये समझ में आता है कि इतिहास हमें समझाता है कि आज हम जैसे हैं वो क्यों हैं। हमारी आज की भाषा, संस्कृति, यहाँ तक कि खान पान भी हमारे पास्ट से कितना ज़्यादा अलग है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोग ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में आलू जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी? ये 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत लेके आए। आज जो आलू हमारे खान पान का हिस्सा है, हर थाली में पाया जाता है, सब्जी, समोसा, पराठा, चिप्स, ये सारी चीज़ें बिना आलू के संभव नहीं है। लेकिन ये कुछ भी 17वीं शताब्दी से पहले भारत में नहीं था, लेकिन आज वो हमारे खान पान की नींव बन चुका है। अब सोचिए, आज जो चीज़ भारत में इतनी आम है, जब वो पहली बार भारत आई होगी तो वो कितनी ऐतिहासिक घटना रही होगी। इतिहास ऐसा ही रोजमर्रा की चीजों में कहीं ना कहीं छुपा होता है, जो ये दर्शाता है कि हम आज जो हैं उसके पीछे इतिहास की न जाने कितनी परतें हैं जिन्होंने हमें आज ऐसा बनाया है। इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं है, ये हमारे अतीत की वो कहानी है जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसा हमें बताया जाता है और वो हम मानते हैं। जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया, ये एक फैक्ट है, लेकिन उस अलेक्जेंडर को हम एक हीरो की तरह देखें या फिर एक विदेशी आक्रांता की तरह, ये हमारी व्याख्या पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग इतिहास कैसे लिख रहे हैं। और सोचिए, एक छोटी सी चीज हमारे दृष्टिकोण पे कितना ज्यादा गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए जब इतिहास लेखन किया जाता है तो उसमें जो हीरोज होते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के चूज किया जाता है, क्योंकि पूरा जो समाज है वो कहीं ना कहीं इन रोल मॉडल से इंस्पिरेशन लेके ही आगे बढ़ता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अकबर और औरंगजेब आज के समय में दोनों ही राजा बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। यहाँ तक कि इंडिया और इंडियंस के माइंडसेट पे इन दोनों ही राजाओं ने एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है, और इसीलिए आज भी हम उन राजाओं की बात करते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों राजाओं के बारे में कैसे पढ़ाता है, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास लेखन कैसे पूरे देश के माइंडसेट को चेंज करने की ताकत रखता है। पहले अकबर को लेके दोनों देशों के नैरेटिव्स को देख लेते हैं। NCERT अपने लेटेस्ट रिवीजन के बाद कहता है कि अकबर वाज अ ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस। NCERT सीज ऑफ चित्तौड़ की बात करता है, जहां पे अकबर ने चित्तौड़ का किला जीतने के बाद लगभग 30,000 मासूम लोगों की हत्या करवा दी थी। वो हत्या नहीं बल्कि नरसंहार था। खुद अकबर इस चीज के बाद कहता है कि उसने काफिरों के किले तोड़े, मंदिरों को तोड़ा और हिंदुस्तान में इस्लाम को स्टैब्लिश किया। लेकिन वहीं फिर NCERT अकबर के जिजिया टैक्स को हटाने की और दीन इलाही की और सुले कुल की भी बात करता है, जो कि अकबर ने अपने पावर को थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद जो उसने टॉलरेंस दिखाई थी, अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस,
उसके बारे में भी एनसीईआरटी बात करती है। अब अकबर तो एक मुस्लिम राजा था ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान में अकबर की खूब प्रशंसा की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अकबर को पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में एंटी इस्लामिक कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू महिलाओं से शादी की, राजपूतों को अपने दरबार में जगह दी और जिजिया टैक्स को खत्म कर दिया। और इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों का स्टेटस अकबर के राज में सेम हो गया और मुसलमानों की सत्ता अकबर के राज में कमजोर हो गई। ऐसा पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में अकबर के बारे में पढ़ाते हैं। उनके हिसाब से अकबर ने इस्लाम को डिस्टॉर्ट कर दिया अपने दीन इलाही से। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक तो ये भी कहते हैं कि उसने मस्जिदों की अजान को बंद करवा दिया था। इनफैक्ट उसने ऐसा भी फरमान लाया था कि कोई भी बच्चा अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकता है। इन सभी बातों का कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, लेकिन इन सभी बातों को पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। तो सोचिए कि अकबर के बारे में एक कितनी ज्यादा नेगेटिव इमेज पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक ने बना दी है। जबकि वहीं अगर हम लोग एनसीईआरटी इनफैक्ट लेटेस्ट रिवीजन की भी बात करें तो हमें सारी चीजें और सारे पर्सपेक्टिव बताए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं औरंगजेब पे। तो एनसीईआरटी औरंगजेब के बारे में कहती है कि उसने कई सारे मंदिर तोड़वाए, गुरुद्वारे तोड़वाए, गुरु तेग बहादुर सिंह जी को मरवाया और कई सारे नॉन मुस्लिम स्कूल्स को भी तोड़वा दिया। लेकिन वहीं अगर देखें कि पाकिस्तान में औरंगजेब को कैसे पढ़ा जाता है, तो पाकिस्तान में औरंगजेब को एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि कई सारे इंडियन और यूरोपियन हिस्टोरियंस औरंगजेब को एक बहुत ही डार्क कैरेक्टर की तरह दिखाते हैं, लेकिन उनके अनुसार औरंगजेब बहुत ज्यादा टॉलरेंट था। तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान में अकबर एक विलन है लेकिन औरंगजेब एक हीरो है। जबकि इंडिया में देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बैलेंस्ड चैप्टर दिखाया गया है। सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ भी दिखाया है और जिजिया हटाना भी दिखाया है, जो कि एक मुझे लगता है कि इतिहास लेखन का सही तरीका है। और इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले सबसे महान इतिहासकारों में से एक E.H. कार लिखते हैं कि स्टडी द हिस्टोरियन बिफोर यू स्टडी द फैक्ट्स। क्योंकि जो किताबें आपके बच्चों को पढ़ाई जाएगी वो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। और अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ाई गई तो कब आप उन विदेशी आक्रांताओं को, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनका रेप किया, न जाने कितने सारे मंदिर तोड़े और न जाने कितने सारे मासूम लोगों की हत्या करवाई, नरसंहार करवाया, आप उन्हीं लोगों को अपना हीरो मान बैठेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री को लिखना कितना ज्यादा जरूरी है और हिस्ट्री को सही तरीके से लिखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे देश के माइंडसेट पे फर्क पड़ता है। तो अब आइए हम लोग एनसीईआरटी के सारे रिविजन्स के बारे में पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मेरे देश के लिए अच्छा है या बुरा। अभी फिलहाल तो क्लास 8th के हिस्ट्री बुक्स में जो चेंजेस हुई हैं वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा की बात है, क्योंकि ये अभी तुरंत हुआ है। लेकिन इसके पहले से ही क्लास 6th, 7th और 12th की किताबों में भी चेंजेस हो चुके हैं। और ये ऐसे चेंजेस हैं जो पूरे देश के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके रख सकते हैं। इन सभी चेंजेस में जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है वो ये है कि हमारे इतिहास को हमारे वेदों से जोड़ने की कोशिश की गई है। हमारे वैदिक इतिहास से पूरे भारत के इतिहास को ट्रेस किया गया है। जैसे कि क्लास 6 की सोशल साइंस की किताब है और इस चैप्टर में हम लोग अर्थ और क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। और ये चैप्टर शुरू कैसे होता है? अथर्ववेद के भूमि सूक्त से, जिससे कि ये पता चलता है कि अर्थ के बारे में केयर करना, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना, ये कोई नया यूएन रेजोल्यूशन नहीं है। ये चेंज यूएन रेजोल्यूशन से नहीं आया है, बल्कि इसके बारे में हम लोग वैदिक काल से सोचते आ रहे हैं। इनफैक्ट इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो आर्यभट्ट के कोट से शुरू होता है और इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, जो आज ग्रीनिच से पास होता है, जहाँ से टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, वो पहले उज्जैन से पास होता था और उज्जैन ही वो केंद्र था जहाँ से टाइम की कैलकुलेशन की जाती थी। एनसीईआरटी की किताबों में फाइनली बीबी लाल जैसे महान रिसर्चर्स को जगह मिल रही है। यहाँ पे केवल नॉर्थ इंडिया पे फोकस नहीं है, बल्कि थिरुवल्लुवर जैसे महान तमिल पोएट की भी बात की गई है। और इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि कैसे फैमिली और कम्युनिटी के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। आजकल का जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा चलता है कि सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं है, फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, अपना इंडिविजुअल सेल्फ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज के इतर इन चैप्टर्स में फैमिली वैल्यूज, कम्युनिटी, इन सब की वैल्यू बताई गई है, जो कि एक समाज के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज के समय में बच्चों को ये सब समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी 6th क्लास में बहुत से चेंजेस किए गए हैं। इस सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये सारे चेंजेस बिल्कुल ही स्वागत योग्य हैं। अब हम लोग क्लास 7th में आते हैं और क्लास 7th में जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि मुगल हिस्ट्री को पूरे तरीके से क्लास 7 से हटा दिया गया है और उसको क्लास 8 में शिफ्ट कर दिया गया है। और क्लास 7 में हम लोग हड़प्पा काल और वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं। यानी कि आप लमसम समझ लीजिए कि 3000 BC से लेके 500 CE तक के इतिहास को क्लास 7th में कवर किया गया है। क्लास 6 की किताब हमें बताती है कि कैसे बाहर के लोगों ने भारत का नाम इंडिया रखा और वहीं क्लास 7 की किताब हमें बताती है कि कैसे भारतीयों ने
भारत का नाम भारत रखा। और इसकी भी हिस्ट्री ऋग्वेद से ट्रेस की जाती है। और कई सारी जगहों के नामों के बारे में महाभारत से कॉन्टेक्स्ट लेके भी पढ़ाया जाता है। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब आप हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन पढ़ेंगे तो आपको सुनने में आएगा कि कई सारे ऐसे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जो कि ये मानते हैं कि भारतीयों में कभी ऐतिहासिक चेतना थी ही नहीं, भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान ही नहीं था। जैसे लुईस डिकिंसन अपनी किताब एन एसे ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड जापान में लिखते हैं कि हिंदू कभी इतिहासकार नहीं हुए। और इन्हीं की तरह बहुत से ऐसे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिनका यही मानना है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता था, जिसका जवाब विशंबर शरण पाठक अपनी किताब एंशिएंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया में देते हैं कि इंडिया में इतिहास लिखने की परंपरा थोड़ी अलग थी, जिसे हम इतिहास पुराण परंपरा कहते हैं। और उन्होंने अपनी किताब में ये बात स्टैब्लिश की कि कैसे हम लोग प्राचीन ग्रंथों को एक हिस्टोरिकल सोर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ऐसा ही कहना गोविंद चंद्र पांडे जैसे और भी कई सारे इतिहासकारों का था। और जब हम लोग ये चीज अब एनसीईआरटी में देखते हैं कि कैसे महाभारत का यूज करके हम लोगों को भारत की कई जगहों के बारे में बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महाभारत भी एक हिस्टोरिकल सोर्स की तरह स्टैब्लिश होता है, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की बात हो रही है, तो उस चैप्टर की शुरुआत महाभारत के कोट से हो रही है। इसके अलावा एक चैप्टर है कि आखिर जो हमारा देश है, जो हमारी धरती है, वो इतनी पवित्र क्यों है, और इस चैप्टर की शुरुआत भी भागवत पुराण के कोट से होती है। और ये चैप्टर पढ़ के मैं ये आशा करता हूँ कि जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं हमारे देश को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए भी मोटिवेट होगा और अपने देश से और अपनी भूमि से प्यार करना सीखेगा। इसके अलावा 7th की ये किताब कई सारे तीर्थ स्थलों के लोकेशन के साथ साथ कुंभ मेला के बारे में भी बात करती है। इससे पता चलता है कि भारत का धर्म और इतिहास एक दूसरे से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर आपको भारत के इतिहास को अच्छे से समझना है तो आपको भारत के ग्रंथों को अच्छे से समझना पड़ेगा, भारत के मंदिरों को अच्छे से समझना पड़ेगा, भारत के तीर्थ स्थलों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमेशा से भारत और भारतीयों के बीच का एक बहुत ज्यादा एक एसेंशियल पार्ट रहा है। और बिना इसको समझे आप भारत की हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। क्लास 8 की किताब अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन उसमें जो चेंजेस हैं जिनके बारे में हमें न्यूज सोर्सेज से पता चला है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बाबर और औरंगजेब के बारे में चीजों को चेंज किया गया है, सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ के बारे में बताया गया है और औरंगजेब की भी क्रुएल्टी के बारे में बताया गया है। और एक तरफ जहां बाबर और अकबर की क्रुएल्टी के बारे में भी बताया गया है, वहीं अकबर की उदारता के बारे में जो उसने बाद में प्रदर्शित की थी उसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा राजपूत, अहोम्स और मराठाओं के बारे में सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाया गया है और उन्हें सच्चे हीरोज की तरह प्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या हिस्ट्री बुक्स में जो चेंजेस किए गए हैं उससे आज का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ रहा है, और क्या इससे मेरे देश पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो कई लोग आज ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम भारत में सच्चा इतिहास पढ़ाओगे तो भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों? तो फिर वो लोग जवाब देते हैं कि सच्चा इतिहास पढ़ाने से क्या होगा कि आज के जितने भी मुसलमान हैं तुम उन सब में औरंगजेब और अकबर को देखने लगोगे और फिर उनसे हेट करने लगोगे, तो मुसलमानों से हेट करने लगोगे, इस वजह से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मैं बोलता हूँ भाई, मैंने इससे ज़्यादा फालतू लॉजिक आज तक नहीं सुना। मैं सड़क चलते मुसलमान में क्यों औरंगजेब और अकबर को देखने जाऊँगा, मैं क्यों उसमें बाबर को देखने जाऊँगा? लेकिन हाँ, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे दिखता है जो बाबर को या फिर औरंगजेब को अपना हीरो मानता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे दूर रहना ही पसंद करूंगा। और मेरे मन में ऐसे लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा इज्जत भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब हमें सच्चा इतिहास पता है, हमें पता है कि कौन हमारे हीरोज हैं और कौन विलन्स हैं। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि हमें सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें शायद इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इतिहास का अर्थ ही होता है कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। और इतिहास को हमेशा ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास पढ़ने का एक मकसद ये होता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और जो हमने गलतियां की हैं वो रिपीट ना करें। लेकिन जब हम लोग इतिहास को पढ़ाने में ही जो हमसे गलतियां हुई, जो भूल हुई, जो गलत चीज़ें हुई, उसको अगर हम लोग छुपा देंगे तो सीखेंगे किस चीज़ से? और फिर समाज एक ही गलती को बार बार दोहराता रहेगा और हम लोग कभी भी एक समाज के रूप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर हम लोग गलत इतिहास पढ़ते हैं। और कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भारत के इतिहास में वेदों और महाभारत के बारे में पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत का इतिहास गंगा की धारा की तरह है जो सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन उसके मूल में सनातन ही है। सनातन की धारा और भारत के इतिहास की धारा हमेशा एक साथ बहती है। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आपको सनातन जानना होगा, और जब आप सनातन पढ़ेंगे तो आप भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ खुद ही जान जाएंगे। क्योंकि जब आप भारत के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप भारत के धर्म, सभ्यता और दर्शन के बारे में जड़ से जान पाएंगे। और ये जो नई किताबें हैं वो सिर्फ सिलेबस नहीं बदल रही, बल्कि भारत की सोच बदल रही है। वो ये सोच बदल रही है कि भारत का इतिहास कोई 200 साल पुराना नहीं है। भारत का इतिहास ब्रिटिशर्स से शुरू नहीं होता है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया नहीं बनाया है, और ना ही भारत का इतिहास सिर्फ तब से शुरू होता है जब से दिल्ली सल्तनत आई है।
भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। वेदों से हम भारत की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरेगा। एक इंडियननेस जो एक भारतीयता की पहचान होती है, उस चीज़ को लेके हमारे बच्चे गर्व कर पाएंगे और एक ऐसे इतिहास के बारे में जान पाएंगे जहाँ पे योग गुरु पतंजलि भी हैं, जहाँ पे आर्यभट्ट भी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हैं और आदिवासी नायक भी हैं और राम और कृष्ण भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो इंडिया और इंडियननेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि हम लोग मुगलों को और उन आतताइयों को आज के लोगों से जोड़ के देखें, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उसको बोल दे रहा हूँ कि ये सब फालतू बातें हैं। आप इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ें और उससे सीख लें कि हमें आज अगर एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम करना है तो कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों का इतिहास सही होगा और उसे हम सही से पढ़ेंगे तो ही हम लोग एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे।